स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ए इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। तो अभी तक हम लोग अपने सेट्स के चैप्टर में दो ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं लास्ट टू लेक्चर्स में। एक था हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स और एक था हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड ऑपरेशन पे, एंड दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस ऑफ सेट्स। भाई डिफरेंस का क्या मतलब है? जो आप सोच रहे हो कुछ वैसा सा। क्या सोच रहे हो आप लोग, मुझे क्या पता। चलिए मैं समझाता हूं। देखो, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, तो ए डिफरेंस बी को हम लिखते हैं बेटा ऐसे। ए डिफरेंस बी बोले चाहे हम ए माइनस बी बोले, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो ए डिफरेंस बी इज अ सेट containing all the elements which are present in A but not in B। यानी ए डिफरेंस बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में तो प्रेजेंट है बट बी में प्रेजेंट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? यानी अगर हम ए सेट ले लें, फॉर एग्जाम्पल 5, 7, 2, 6, 9 एंड 11, और सपोज हम लोग बी सेट यहां पे ले लेते हैं से 2, 4, 8 एंड 9। अब अगर कोई हमें कहे कि ए डिफरेंस बी लिख के दिखाओ, तो ए डिफरेंस बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? वो सारे जो ए में प्रेजेंट है बट बी में नहीं है। तो जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहला एलिमेंट ए में आया 5, क्या वो डिफरेंस में आएगा? क्योंकि 5 ए में है बट बी में नहीं है, यानी वो डिफरेंस में आएगा। बोलो समझ आया कि नहीं? फिर ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट है ए में 7, बोलो वो डिफरेंस में आएगा कि नहीं? क्योंकि 7 ए में है बट बी में नहीं है, इसलिए यहां पे 7 आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है 2, क्या डिफरेंस में आएगा? क्योंकि 2 ए में है और बी में भी है, इसलिए नहीं आएगा। तो यहां पे मेरे पास 2 नहीं आ सकता। अच्छा 6 आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 9 नहीं आएगा और 11 भी आएगा। इस तरह से हम लोग ए डिफरेंस बी बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो चलिए, अगर मैंने आपको ए डिफरेंस बी लिख के दिखा दिया, क्या आप बी डिफरेंस ए लिख सकते हैं खुद ब खुद? सोचिए जरा। अब बी डिफरेंस ए का मतलब क्या हुआ? यानी वो सारे एलिमेंट्स जो बी में तो प्रेजेंट हैं बट ए में प्रेजेंट नहीं है। बी में प्रेजेंट है बट ए में नहीं है। इसका मतलब अब मुझे एलिमेंट देखने बी से। भाई बी में 2 आ रहा है सबसे पहला एलिमेंट, बोलो क्या वो डिफरेंस में आएगा? नहीं, क्योंकि वो तो बी में होने के साथ साथ ए में भी। अच्छा नेक्स्ट 4, बोलो आएगा डिफरेंस में? 4 बी में है बट ए में नहीं है, इसलिए डिफरेंस में आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट 8, बोलो आएगा डिफरेंस में? बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट 9, बोलो आएगा? नहीं आएगा। तो ये आ गया मेरे पास बी डिफरेंस ए। तो आई होप आपको डिफरेंस लिखना समझ आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलो फिर, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप मुझे एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स बताओ। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस, मैंने कर दिया भाई सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब बताओ आंसर क्या आएगा? रियल नंबर्स माइनस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी अब वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इस सेट में है और इसमें नहीं है। यानी एक तरह से हमें रियल नंबर्स में से वो नंबर्स छोड़ने हैं जो क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। तो अगर मैंने रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर छोड़ दिया तो तुम बताओ क्या आएगा? बोलो बोलो क्या आएगा मेरे पास? क्या आएगा? सोचो जल्दी से। दैट इज सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स, क्योंकि रैशनल सारे छूट गए तो पीछे इरैशनल बच गया। एम आई क्लियर? इसमें कोई डाउट? अच्छा अगर मैं आपको कह दूं सेट ऑफ होल नंबर्स माइनस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सोचो क्या आएगा? यानी इसके वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब होल नंबर, ऐसे कौन से होल नंबर है जो भी नेचुरल नंबर नहीं है? बोलो बोलो। 1, 2, 3, ये तो सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं। हाँ, एक होल नंबर है, कौन सा? 0, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट है 0 ऐसा जो यहां है और यहां नहीं है। तो इन दोनों के डिफरेंस में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, दैट इज 0। बट आंसर इज गोइंग टू बी सेट कंटेनिंग 0। ध्यान से, सिर्फ 0 नहीं लिख देना, सेट कंटेनिंग 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा अगर मैं आपको कह दूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स माइनस सेट ऑफ इंटीजर्स, ये बोलो अब आएगा क्या? बोलो सच, क्या आएगा आंसर? सोचो सोचो। यानी नेचुरल नंबर्स में से मुझे वो वाले नंबर्स छोड़ने हैं जो इंटीजर्स में आएंगे।
सारे के सारे नेचुरल नंबर तो इंटीजर्स ही होते हैं, तो छूटा क्या? बोलो छूटा क्या? कुछ भी तो नहीं छूटा। इसका मतलब यहां पे आंसर क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। बट हम कुछ भी थोड़ी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जी हां, एम्प्टी सेट। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स लिख सकते हैं। इज दैट ओके? अब ये जो हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स लिखा है, इसको भी हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं। अगर इसी डेफिनेशन को जो हमने इंग्लिश में लिखी हुई है, अगर इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो भाई हम कहेंगे ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यानी ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। आई होप कि आपको ये सारी चीजें ढंग से समझ आ गई होगी, पता लग गया होगा कि क्या क्या होता है। इज दैट ओके? अब चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं वेन डायग्राम के लिए। देखिए, अब हमने बनाना है डिफरेंस का वेन डायग्राम। डिफरेंस का वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम तो आपको पता ही है भाई। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? यूनिवर्सल सेट। ये बन गया यूनिवर्सल सेट। अब सपोज ये है एक सेट ए और ये है सपोज सेट बी। अब वेन डायग्राम का मतलब है कि हमने भाई वो वाला पोर्शन शेड करना है जो ए डिफरेंस बी में आएगा। हम ए डिफरेंस बी को शेड करना चाहते हैं, यानी वो पोर्शन जो ए में तो है बट बी में नहीं है। तो अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो यहां से हम लोगों को दिख रहा है कि भैया ये जो पोर्शन है ए सेट का, ये वो वाला पोर्शन है जिसमें बी नहीं आ रहा है। तो ये जो बेटा येलो वाला जो शेडेड पोर्शन है, दिस इज एक्चुअली ए डिफरेंस बी। एम आई क्लियर? अच्छा, इतना ही नहीं, अब एक बच्चा कह देता है कि सर ये पोर्शन कौन सा है? क्या हम इस पोर्शन का भी कुछ नाम दे सकते हैं? बता दो, अब तुम खुद ही बता दो। सोचो सोचो, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कई बच्चे, तो कई सोच नहीं रहे, कई तो बैठे हुए आराम से कि सर ही बता देंगे। बोलो जल्दी से, क्या बोले इस पोर्शन को हम लोग? ऑफ कोर्स बी माइनस ए। ये वेन डायग्राम पे छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है। इज दैट ओके? और इतना ही नहीं, अब मजे की बात देखो, ये वाला भी हम सबको पता होता है। क्या होता है ये? दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। पढ़ाया तो था मैंने, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? है ना? तो और इसके साथ एक और मजे की बात है, देखो क्या है वो। अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये जो a माइनस बी है और ये जो a इंटरसेक्शन b है और ये जो हमारे पास b माइनस a है, थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। अगर मैं इन तीनों का क्या ले लूं? यूनियन, तो ध्यान से देखो पूरा ये पोर्शन शेड हो जाएगा एंड विच इज नथिंग बट a यूनियन b। समझ आ रहा है? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। एम आई क्लियर? इसमें कोई डाउट? तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स हम वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी। अब चलिए हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इज दैट ओके? हाँ जी, तो ये आ गया भाई हमारे पास क्वेश्चन। ऑफ कोर्स इसमें ये कह रहा है कि E एक सेट है, F एक सेट है, G एक सेट है, और यहां से हम लोगों ने E माइनस F माइनस G निकालना है। देखो जरा ध्यान से समझो, E माइनस F माइनस G निकालना है। तो एक काम करते हैं, हम तीनों को पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो भाई अब ये तो मेरे ख्याल से सबको दिख रहा है, इसमें आ जाएगा M A T H E। M ऑलरेडी आ चुका है, A ऑलरेडी आ चुका है, T ऑलरेडी आ चुका है, देन I, देन C एंड देन S। फिर उसके बाद आ गया F मेरे पास, दैट इज C, then H, then E, then M, then I, then S, then T, then R, and then of course Y, I think यही हुआ ना। और फिर आ गया हमारे पास G, that is P, then H, then Y, then S, then I, and then C। S ऑलरेडी एक आ चुका है। अब यहां से ये लिखने के लिए पहले हम क्या लिख लेते हैं? F माइनस G लिख लेते हैं। F माइनस G, ये पहले लिखा जाएगा तो बाकी इजीली आ जाएगा। अब जब हमने F माइनस G लिखा तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यानी इसके वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो G में प्रेजेंट नहीं है। F के सारे एलिमेंट्स जो G में प्रेजेंट नहीं है। तो भाई सबसे पहले F में C है, अब C तो इसमें भी है, इसका मतलब डिफरेंस में नहीं आएगा। फिर H इसमें है और इसमें भी है, तो मतलब ये भी डिफरेंस में नहीं आएगा। E इसमें है बट G में नहीं है, इसका मतलब यहां पे E एलिमेंट
आएगा। उसके बाद m इसमें है बट इसमें नहीं है तो यहां m आएगा। फिर उसके बाद अगर तुम ध्यान देखो i यहां भी है तो नहीं आएगा डिफरेंस में, s यहां भी है तो नहीं आएगा, t यहां है बट यहां नहीं है, इसका मतलब t यहां पे आएगा। फिर उसके बाद r यहां है और यहां नहीं है, इसका मतलब यहां पे r भी आएगा। और अगर हम y की बात करें तो यहां है और यहां भी है, इसलिए डिफरेंस में नहीं आएगा। समझ आ गया है कि नहीं? अब जब हमने f माइनस जी लिख लिया है तो अब हम e माइनस f माइनस जी लिख डालते हैं। यानी अब हमने एलिमेंट्स लेने हैं सेट E से वो वाले जो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। कहां से लेने हैं हमने? E से वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो यहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए हम एलिमेंट्स लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने उठाया m, देखो यहां है यहां भी है तो मतलब ये नहीं आएगा। फिर उसके बाद a, देखो यहां है बट यहां नहीं है मतलब ये डिफरेंस में आएगा। उसके बाद t, अगर तुम ध्यान देखो यहां भी है तो मतलब ये डिफरेंस में नहीं आएगा। उसके बाद h, अगर तुम ध्यान देखो यहां है और यहां नहीं है तो ये आएगा। उसके बाद E अगर हम देखें है तो ये नहीं आने वाला। फिर I यहां है यहां नहीं है मतलब ये आएगा। फिर उसके बाद C यहां पे है बट यहां पे नहीं है तो ये आएगा। और S भी यहां है और यहां नहीं है इसलिए S भी आएगा। तो इसलिए ये आ गया मेरे पास आंसर A माइनस F माइनस G का। इज दैट ओके? एम आई क्लियर? अब चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे, लास्ट ऑपरेशन ऑन सेट कॉल्ड complement of a set. Fourth and the last operation, complement of a set. complement का मतलब क्या है? देखो मान लो कोई भी हमारे पास एक सेट है A, अगर हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, कॉम्प्लीमेंट को हम या तो लिखते हैं ऐसे A की पावर में C या फिर हम लिखते हैं ऐसे A डैश। यह है कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका। तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट आएगा? देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट विच कंटेन्स all the elements which are present in universal set। U का मतलब यहां पे यूनिवर्सल सेट बट नॉट प्रेजेंट इन ए। यानी यूनिवर्सल सेट में तो वो एलिमेंट होना चाहिए बट ए सेट में वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। वो सारे एलिमेंट आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में। यानी अगर हम यहां पे कह दें कि भाई यूनिवर्सल सेट है, सपोज मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, सपोज ये है, और यहां से अब मैं कह दूं कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 5, ये है 5 5 7 9। तो यहां से अगर मैं आपको कह दूं कि ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब कौन कौन आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा एंड ऑफ कोर्स 10 भी आएगा। एम आई क्लियर? चलिए अब ये जो हमने डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट की पढ़ी है इसको भी हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं। और अगर मैथमेटिकली लिखें तो आई थिंक अब आप लोगों को काफी कुछ समझ आ गया है। A complement is nothing but equal to, it is set of all x such that x belongs to universal set and x does not belongs to A. This is the mathematical definition of complement of a set. Is that okay? तो ये है चौथा और आखिरी ऑपरेशन। Am I clear? इसमें किसी को कोई डाउट है? तो चलिए अब हम लोगों ने चारों ऑपरेशंस सीख लिए हैं सेट्स के, जिसमें ऑफ कोर्स आज हमने पढ़े हैं दो, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इज दैट ओके? अब चलिए इस कॉम्प्लीमेंट पे भी हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन करने की बारी अब आपकी है। आपको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है। आर यू रेडी? चलिए फिर कीजिए क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये है क्वेश्चन। आई होप आपने कर लिया होगा। किया है कि नहीं किया है? ध्यान से देखो बेटा, करोगे खुद तो ही समझ आएगा, वरना नहीं समझ आने वाला। चलिए अगर नहीं भी समझ आया तो समझते हैं। वो कहता है यूनिवर्सल सेट बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। यानी एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स पॉसिबल हो सकते हैं, चाहे वो
राइट एंगल्ड हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, स्केलीन हो, ऑब्ट्यूज एंगल्ड हो, जैसे मर्जी ट्रायंगल हो, वो सारे के सारे एक प्लेन में हम लोग ले रहे हैं, जिसको यूनिवर्सल सेट हम मान रहे हैं। फिर वो कहता है ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन विच एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एटलीस्ट का मतलब मेरे ख्याल से पता है कि नहीं आप लोगों को? एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक एंगल। एक ट्रायंगल में आपको पता है 3 एंगल्स होते हैं। मान लो एक हमने मान लिया एंगल P, एक हमने मान लिया एंगल Q और एक हमने मान लिया एंगल R। अब वो कह रहा है ऐसे सेट हमने ए लेना है कि इन तीनों में से कम एक एंगल 60 डिग्री से क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। यानी कम से कम एक का मतलब कि या तो एग्जैक्टली एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री हो, या फिर एग्जैक्टली 2 एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री हो, या फिर एग्जैक्टली 3 एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री हो। ए सेट में बहुत सारे हमारे पास ट्रायंगल्स आ रहे हैं। इज दैट ओके? और हमने लिखना है भाई यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिए जरा, अगर एग्जैक्टली एक है, वो कोई भी हो सकता है। मान लो ये एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। इज दैट ओके? दिस एंगल इज नॉट 60 डिग्री। हां, ये वाला 60 डिग्री है और ये भी क्या है? 60 डिग्री है। ये वाले सारे के सारे एलिमेंट्स सेट ए में आ रहे हैं। इज दैट ओके? ये वाला एक वो एंगल है जो 60 डिग्री नहीं है, और ये वाले दोनों क्या हो गए? 60। मतलब एग्जैक्टली वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी एग्जैक्टली एक एंगल है जो 60 डिग्री नहीं है। इज दैट ओके? और बाकी दोनों एंगल्स क्या हो गए हमारे पास? ऑफ कोर्स 60 डिग्री हो गए। एम आई क्लियर? इसके बाद भाई एग्जैक्टली 2 एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी 2 एंगल्स 60 डिग्री नहीं है, ना ये वाला 60 डिग्री है और ना ही ये 60 डिग्री। एग्जैक्टली 2 एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी 2 60 60 से अलग है। जैसे मान लो हमने एक मान लिया भाई से 75 डिग्री और एक हमने मान लिया से 35 डिग्री। इज दैट ओके? या हम कह सकते हैं 45 डिग्री से। तो यहां से 2 एंगल्स तो ये हो गए डिफरेंट फ्रॉम, और एक एंगल क्या हो गया हमारे पास? 60 डिग्री हो गया। एम आई क्लियर? और फिर है कि एग्जैक्टली 3 एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी तीनों ही 60 डिग्री नहीं है। यानी ना तो ये 60 डिग्री है, ना ही ये 60 डिग्री है, और ना ही ये 60 डिग्री है। इज दैट ओके? ये सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो सेट ए में आ रहे हैं। मतलब ये वाले भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। अब एक बच्चा कहता सर क्या करे जा रहे हो आप? मैंने कहा क्यों यार, क्या हो गया? कहता सर ये क्या क्या लिखा आपने? एग्जैक्टली 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम, तो आप कह रहे हो कि 2 एंगल 60 डिग्री के और 60 नहीं हो सकता? अरे भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री ही तो होता है। तो इसका मतलब अगर 2 एंगल 60 60 हो गए तो तीसरे को क्या होना पड़ेगा? 60 होना ही होना पड़ेगा। यानी ये वाली पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो ए में आ ही नहीं सकता। इज दैट ओके? क्योंकि अगर एग्जैक्टली एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री हो गया तो ये दोनों 60 60 है, तो मतलब उसको तो 60 होना ही होना पड़ेगा। बोलो ये वाली चीज समझ आ रही है? इसका मतलब ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है एक तरह से। तो अब ध्यान से देखो, यानी ए में या तो ये वाले सारे ट्रायंगल्स आ रहे हैं या ये वाले आ रहे हैं, जिनमें या तो एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है या फिर तीनों ही एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री है। तो अब ध्यान से देखो, यानी अगर तुम ध्यान से देखो ए सेट में सारे ट्रायंगल्स आ गए भाई, जो 60 60 डिग्री वाले नहीं है वो भी आ गए। मतलब इनमें आइसोसेलेस, राइट एंगल, वो सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे, और यहां से भी सारे ट्रायंगल्स आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर तुम ध्यान से देखो तो अब ए सेट में एक ये वाली पॉसिबिलिटी है जो कि पॉसिबल नहीं थी, और ये पॉसिबिलिटी कौन सी थी? जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री हो जाए। यानी तीनों एंगल्स क्या हो गए? 60 डिग्री होने का मतलब ट्रायंगल क्या हो गया? इक्विलेटरल। इसका मतलब ए सेट में अगर आप ध्यान से देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ के सारे आ रहे हैं। तो इसका मतलब अब हमने क्या लिखना था? ए कॉम्प्लीमेंट। तो बताओ फिर ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इज दैट ओके? यानी ए सेट, ए कॉम्प्लीमेंट में ये आएगा, क्योंकि बाकी सारे तो ए में आ ही चुके हैं। इज दैट ओके? ये ध्यान से थोड़ा अच्छा समझ के करने वाला क्वेश्चन था। इज दैट ओके गाइस? सो आई होप आपको ये ऑपरेशंस बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे।
यहां पे जो आपके चारों ऑपरेशन है सेट्स के वो होते हैं खत्म, और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर भी होता है खत्म। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके देन, सी यू।